गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है, इसलिए आपको सोचना है कि बीते हुए कल की ओर जानी है कि आने वाले कल की ओर। तो निरंतर प्रयास करना है, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी अगर आपका प्रयास 100% होगा तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 29 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्के कहाँ खोजे गए? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में हाल ही में खोजे गए इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्के जो तेलंगाना स्टेट से पाए गए। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्टर्स की ओर। तेलंगाना के पुरातत्व विभाग ने हैदराबाद से 110 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विरासत स्थल फनीगिरी में एक मिट्टी के बर्तन में 3730 शीशे के सिक्कों का भंडार को खोजा है, जो 16.7 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गोलाकार बर्तन दक्षिणी मठ कक्ष में जमीनी स्तर से 40 सेंटीमीटर की गहराई पर पाया गया था। तो ये फैक्टर्स पहले आपको याद रखने होंगे कि हाल ही में तेलंगाना के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा डिस्कवर किए गए 3730 शीशे के सिक्के को डिस्कवर किया, जो कि एक घड़ा में बंद था। और इसी के माध्यम से इसका डिस्कवर ये किया गया कि ये एक प्रसिद्ध बौद्ध विरासत स्थल जो फनगिरी है, वहीं पे एक मिट्टी के बर्तन में 3730 सिक्के पाए गए। इसी के दौरान बर्तन का मुंह बाहर की तरफ एक उथले घड़े से और अंदर की तरफ एक टूटे हुए कटोरे के आधार से ढका हुआ था और इसमें औसतन 2.3 ग्राम वजन के 3730 सिक्के थे। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना हो कि हाल ही में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना के द्वारा डिस्कवर किए 3730 वो भी शीशे के सिक्के कहाँ पे? तो तेलंगाना स्टेट में। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह यादव। नरसिंह यादव को हाल ही में अपॉइंट किया गया एज अ पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंडियन रेसलिंग फेडरेशन। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नरसिंह यादव जी को अपॉइंट किया गया एज अ पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ एथलीट कमीशन ऑफ इंडियन रेसलिंग फेडरेशन। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव को 24 अप्रैल 2024 को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और इस पद पर नरसिंह यादव के चुनाव के साथ खेल की विश्व शासी निकाय द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया को पूरी हो चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा कि हाल ही में नरसिंह पंचम यादव को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन के रूप में फॉर द एथलीट कमीशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त होने वाले नरसिंह पंचम यादव जी बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग WFI का निलंबन हटाते हुए ये कहा कि पहलवानों को शिकायतों के समाधान के लिए संजय सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय महासंघ के लिए एथलीट आयोग का गठन करना अनिवार्य होगा। तो हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से आपको ये पॉइंट्स याद रखनी होगी। हाल ही में अपॉइंट किए गए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया? तो नरसिंह पंचम यादव को अपॉइंट किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में मृतक सुधीर कक्कड़ किससे संबंधित रखते हैं? तो राइट आंसर होगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से रिलेटेड रखते हैं सुधीर कक्कड़ जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखने को बहुत मिलते हैं। ऑब्ituary से लेकर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि सुधीर कक्कड़ जी का हाल ही में निधन हो गया। वो किस फील्ड से बिलोंग रखते थे? तो राइट आंसर होगा साइकोलॉजी फील्ड से बिलोंग रखते थे। जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। प्रसिद्ध लेखक, सांस्कृतिक आलोचक और भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1938 में उत्तराखंड के नैनीताल में जन्मे कक्कड़ ने अपना करियर भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और धर्म के साथ मनोविश्लेषण के अंतर संबंध की खोज के लिए समर्पित कर दिया। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी। जो हमारे फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी है वो कौन है? तो सुधीर कक्कड़ जी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। इनका हाल ही में निधन हो गया, जो 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये हमारे लिए बहुत दुखद न्यूज है और इसी न्यूज को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी माना जाता है।
क्योंकि ऑब्जेक्चुअली से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि सुधीर कक्कड़ जी का निधन हुआ, वो किस फील्ड से बिलोंग रखते थे? तो राइट आंसर का फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इन्हें कहा जाता था और ये साइकोलॉजी फील्ड से बिलोंग रखते हैं। उनके अभूतपूर्व कार्य द इनर वर्ल्ड, अ साइको एनालिटिक स्टडी ऑफ चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इन इंडिया ने पारंपरिक पश्चिमी मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाया, जो भारतीय मानस में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान भी करता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी कि इनके जो ग्राउंड वर्किंग वर्क था वो कौन सा वर्क था? तो द इनर वर्ल्ड, अ साइको एनालिटिक स्टडी ऑफ चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इन इंडिया पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया और इसी तरीके से इनको फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कहा जाता है, जो मनोविज्ञान से पूरी तरीके से समर्पित थे। तो इनका नाम क्या है था? तो सुधीर कक्कड़ जी इनका नाम था। इसी के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते, जैसे और इनको बहुत सारी प्रशंसाएं भी मिली, जिनमें कार्डिनर अवार्ड कोलंबिया विश्वविद्यालय से मिली, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन का बॉयर अवार्ड जो मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान के लिए मिला था, गोएथे मेडल जो जर्मनी से मिली थी और ऑर्डर ऑफ मेरिट जो जर्मनी का सर्वोच्च संघीय पुरस्कार है, इनसे भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछा जा सकता है कि सुधीर कक्कड़ जी को हाल ही में जो इनका निधन हो गया, इनके निधन के दौरान इनके पीछे की जो कहानियां है कि इनको किन किन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे मैंने सारे अवार्ड्स को कवर किया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इनको कार्डिनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान के लिए अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन का बॉयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, जबकि जर्मनी का सर्वोच्च संघीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको सम्मानित किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बवरेनियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भाम्बड़ी यूकी भाम्बड़ी को हाल ही में जो फर्स्ट इंडियन है, इन्होंने जीता है विन डबल टाइटल ऑफ द बावेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप से। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आते हैं कि यूकी भाम्बड़ी जी किस गेम से बिलोंग रखते हैं, तो राइट आंसर का टेनिस। ये टेनिस के प्लेयर है और इन्होंने हाल ही में फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने जीता है डबल टाइटल्स ऑफ द बावेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियन। तो इसके पीछे की कहानी जानते हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भाम्बड़ी और उनके फ्रांसीसी साथी अल्बानो ओलिवेटी ने 2024 बीएमडब्ल्यू ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता और इस बीएमडब्ल्यू ओपन टेनिस टाइटल में, जिसे बवरेनियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप भी कहा जाता है, इसी के दौरान क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला एक एटीपी 250 इवेंट है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हमारे भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है यूकी भाम्बड़ी जी, अल्बानो ओलिवेटी जो फ्रांसीसी से बिलोंग रखते हैं, इन्हीं के द्वारा टेनिस टाइटल्स को जीता गया। म्यूनिख में यूकी भाम्बड़ी और अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी ने जर्मन जोड़ी एंड्रियास मिज और जॉन लेनार्ड स्ट्रॉफ को 1 घंटे 51 मिनट में 7-6, 7-6, 5 से हराया। इसी के दौरान बीएमडब्ल्यू ओपन म्यूनिख जर्मनी में आयोजित किया गया था। यूकी भाम्बड़ी बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी भी बने, जो 1899 से आयोजित की जा रही है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये याद रखनी होगी कि हाल ही में जो बीएमडब्ल्यू ओपन टेनिस टाइटल्स जो हो रही थी, जो कहाँ पे, तो जर्मनी के मुनिच में इसका आयोजन किया गया। इसकी स्थापना कब से इसको खेला जा रही है, तो 1899 से इस गेम को खेला जा रहा है। यूकी भाम्बड़ी और अल्बानो ओलिवेटी के लिए जोड़ी के रूप में यह पहला एटीपी खिताब था। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे स्पोर्ट्स न्यूज के माध्यम से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया, तो राइट आंसर होगा 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके पीछे की पॉइंट्स। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2024 को मनाया गया। यह दिन नवाचार और रचनात्मक को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का आधिकारिक विषय क्या है, तो आईपी और एसडीजी नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण भी है। 1883 में औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि उनका उद्देश्य आविष्कारों, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों की रक्षा करना था। 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाले सम्मेलन को डब्ल्यूआईपीओ के नाम से जाना जाने लगा और 1974 में डब्ल्यूआईपीओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी भी बन गई। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमको ये याद रखना होगा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो हर वर्ष 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने सबसे अधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किसे किया है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हाल ही में इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स। वित्त वर्ष 2023-24 में देश का फार्मास्यूटिकल निर्यात साल दर साल 9.67% से बढ़कर 27.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में देश का दवा निर्यात 25.4 अरब डॉलर था, जबकि इस अवधि के दौरान भारतीय फार्मास्यूटिकल निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कुल दवा निर्यात में अमेरिकी की हिस्सेदारी 31% से ज्यादा हो गई थी। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने हो कि भारत सरकार ने प्रमुख दवा सामग्री और जेनरिक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दो उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, जिसे हम लोग PLI बोलते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इस योजना को शुरू की है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये याद रखकर चलनी होगी कि हाल ही में इंडिया के द्वारा फार्मास्यूटिकल मामले में एक्सपोर्ट करने में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री को किया गया? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए गए साल 2024 की बात है। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के दौरान ये देखा गया कि फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी की गई हमारे इंडिया के द्वारा। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थी जिसे मैंने कवर किया। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो हाल ही में सोने के विस्फोट के कारण चर्चा में था, वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में लोकेटेड है माउंट एरेबस ज्वालामुखी, जो हाल ही में सोने के विस्फोट के कारण चर्चा में था। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स की ओर। एक हाल अध्ययन में ये पता चला कि अंटार्कटिका में माउंट एरेबस प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम क्रिस्टलीकृत सोने से युक्त गैस उगलता है, जिसकी कीमत लगभग 6000 अमेरिकी डॉलर है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखकर चलनी होगी कि हाल ही में अंटार्कटिका के माउंट एरेबस से एक ज्वालामुखी फटी है और उस ज्वालामुखी से उत्पन्न होती है सोने से युक्त गैस उगलता है, और इस सोने से उगलता हुआ गैस की कीमत लगभग 6000 अमेरिकी डॉलर बताया जा रहा है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग नासा कहते हैं, इसके दौरान अर्थ ऑब्जर्वेटरी के अनुसार ये कहा जा सकता है कि अंटार्कटिका में माउंट एरेबस पृथ्वी पर सोने बरसा रहा है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो 12,448 फीट पर लोकेटेड है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखकर चलनी होगी कि नासा के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि जो माउंट एरेबस कहाँ पे लोकेटेड है? तो अंटार्कटिका में। इसके द्वारा सोना उगला जा रहा है हमारे पृथ्वी में, जो लगभग कहाँ कितने ऊंचाई पे लोकेटेड है? तो 12,448 फीट की ऊंचा जो अंटार्कटिका में लोकेटेड है, ये सोना उगल रही है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को कवर करना होगा। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि अंटार्कटिका में कुल 138 में से माउंट एरेबस और डिस्पेंसन द्वीप केवल 2 सक्रिय ज्वालामुखी है। हवा इस चमकते खजाने को सैकड़ों मील तक ले जाती है और जिसके निशाना 621 मील दूर तक पाए जा सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में अंटार्कटिका में एक विस्फोट हुआ, वो किस ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ जिससे सोना उगला जा रहा है? तो राइट आंसर होगा माउंट एरेबस। माउंट एरेबस एक ऐसी पहाड़ी है जिससे ज्वालामुखी विस्फोट हो रही है, और इसी के दौरान यहाँ पर ये पाया गया कि इस ज्वालामुखी से सोने से युक्त गैस को उगला जा रहा है, जिसकी कीमत बताई जा रही है 6000 अमेरिकी डॉलर। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहां आयोजित की गई? तो राइट आंसर होगा रॉटरडैम। रॉटरडैम में हाल ही में आयोजन किया गया 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स की ओर। 100 वर्षों से विश्व ऊर्जा कांग्रेस ने प्रेरणा को कार्रवाई में बदलने के लिए विश्व ऊर्जा समुदाय की सामूहिक शक्ति का लाभ उठाया, और कांग्रेस का 26वां संस्करण 22 से 25 अप्रैल 2024 तक रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित की जा रही है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहाँ पे आयोजन की गई? तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में इसका आयोजन किया गया। इसी के दौरान इसका कौन सा एडिशन चल रहा था? तो 26 एडिशन इसका चल रहे थे। और इस वैश्विक आयोजन की थीम क्या रखी गई? तो पीपुल्स एंड प्लैनेट के लिए रीडिजाइनिंग एनर्जी के तहत वे समाधान सक्षम करने और प्रभाव प्रदान करने के लिए एक साथ आएंगे, और इसकी सह मेजबानी विश्व ऊर्जा परिषद और नीदरलैंड की आर्थिक मामलों और जलवायु नीति मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो जानते हैं वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के बारे में कि आखिर वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल क्या है?
तो ऊर्जा की सतत आपूर्ति और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1923 में स्थापित एक वैश्विक निकाय है जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस इंडिया विश्व ऊर्जा परिषद के शुरुआती देशों में से एक है, जो 1924 में परिषद में शामिल हुआ था और इसकी स्थापना का श्रेय स्कॉट्समैन डेनियल डनलप को जाता है। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस इंडिया भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में और कोयला नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और विदेशी मामले में इसको देखा जाता है। तो हाल ही में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हो कि वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में इसका आयोजन किया और इसी के साथ इसकी 26 एडिशन थी। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 27 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो राइट आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर 2, हाल के आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज युजवेंद्र चहल बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में रॉक्स या क्रिस्टल मेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अंडमान एंड निकोबार में किया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया, तो राइट आंसर होगा 25 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 5, सतलज जल विद्युत निगम ने हाल ही में देश की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 स्पेन में आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 2024 आईसीसी टी20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो उसैन बोल्ट को। क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के हाल ही में अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन बन चुका है, तो इंडिया के बाद सेकंड पोजीशन पे बन चुकी है यूनाइटेड अरब अमीरात। चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रे आर फाउंड इन नेक, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुक गर्दन में पाई जाती है। ऑप्शन ए सर्वाइकल, ऑप्शन बी थोरैसिक, ऑप्शन सी लुम्बर या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।